पर नतीजे से बेहतर नहीं हुआ है, कम हुआ है। और अगर ये कम हुआ है तो कैसे बढ़ा है बीजेपी का, तो मुझे लगता है जो आप योगी जी की चर्चा कर रहे थे, हो सकता है कि योगी जी का जो मॉडल है छत्तीसगढ़ के लोगों ने पसंद किया होगा, तभी तो 15 सीट से आप 33-42 तक आ गए हैं। और ये स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत नुकसान कर सकती है, क्योंकि जहां पर सीटें कम होती है वहां बीजेपी, वहां के विधायकों को अपने पाले में करने में बड़ा आसानी होती है। हाँ, लेकिन राम के मसले पर भूपेश बघेल बहुत क्लियर हैं। अभी अक्टूबर महीने में हमारा वहां पर एजेंडा छत्तीसगढ़ हुआ था, मैं गया था। भूपेश बघेल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कर रही है भगवान राम के लिए अयोध्या में, हम यहां पर माई कौशल्या के लिए कर रहे हैं। हमने कौशल्या पथ बनवा दिया, उनका मंदिर बनवा दिया, और वो कह रहे थे कि राम उतने हमारे भी हैं जितने बीजेपी के हैं, और हम जरूर जाएंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं के मुकाबले वो बेबाक होकर बोल रहे थे हम जाएंगे अयोध्या राम का दर्शन करने के लिए। अमित, इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी कि इससे भी शायद बीजेपी के वोटर्स बीजेपी की ही कामयाबी मान रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मजबूर कर दिया अब कांग्रेस के इन नेताओं को भी खुलकर कहने के लिए कि हाँ, राम को हम मानते हैं, राम में हमारी भी आस्था है, राम हमारे भी उतने ही हैं। क्या जी? देखिए क्या है कि अगर आप देखिए 5 राज्यों के चुनाव का, तो जो हवा बह रही थी, जो कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है, आप कांग्रेस को देखिए मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है, लेकिन छत्तीसगढ़ तो उसका गढ़ था कांग्रेस का, अच्छी खासे सीटें दी थी वोटरों ने। अगर वो सीटें कम हुई है, 57, 60 या 55 आ रही है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की स्थिति वहां पर राहुल गांधी का जादू नहीं चला है, मानिए इस बात को। क्योंकि अगर जादू चलेगा, जादू आपका चल रहा है कहां पर? तेलंगाना में, जहां पर एक तरह से फाइट हो गई है बीआरएस के बीच में। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीटों का कम होना और बीजेपी का बढ़ना, यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। देखिए, जहां पर बीजेपी की संख्या ठीक ठाक रहेगी वहां सरकार बना सकती है, क्योंकि विधायकों का इधर से उधर हो जाना कोई नई बात नहीं है आज की तारीख में लोकतंत्र में। ठीक है उमाशंकर जी, आप भले इत्तेफाक न रखें, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जो हम चुनाव प्रचार के दौरान जब हम लोगों के बीच जा रहे थे, वहां पर जब अलग अलग नेता जा रहे थे, एक तरफ अपना प्रचार कर रहे थे और हम लोग जाके लोगों से बातचीत कर रहे थे, जब भी यूपी के योगी मॉडल की बात होती थी तो एक बात तो वहां के लोग भी कहते थे, जिनका यूपी से कोई ताल्लुक नहीं है, कि देखिए देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा यहां की आबादी है, यहां की कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, वो आम जनमानस के बीच में है, चाहे वो अतीक अहमद की बात हो, अशरफ की बात हो, या फिर मुख्तार एंड गैंग की बात हो, चाहे बड़े बड़े अपराधियों की बात हो या छोटे अपराधियों की बात हो, उसकी चर्चा आप किसी भी राज्य में चले जाइए तो हो रही है। आप कितना भी उसको नकार दीजिए, लेकिन लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। देखिए अमित जी, ये बात किससे छिपी है कि पिछला जो चुनाव था 2018 का, योगी जी ने उसमें भी पूरी ताकत लगाई थी और वहां पर कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। फिर वही 5 राज्यों के चुनाव हैं और योगी जी ने फिर मेहनत की है, फिर नतीजे आएंगे और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, देश की जनता पूरे देश के प्रत्येक राज्य से अवगत रहती है। ये मीडिया युग का जो मीडिया युग है उसके कारण ये संभव हो पाया है। क्या देश की जनता ने नहीं देखा? एक सवाल और जोड़ रहा हूं उमाशंकर जी, अगर ऐसा है तो 2022 में 36 साल बाद ऐसा क्यों हुआ कि किसी पार्टी की सरकार रिपीट होती है, योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है, वही कैंपेन की अगुवाई करते हैं और वो लगातार जो दावा करते हैं कि हमारी सत्ता बरकरार रहेगी, उस दावे को वो सही भी साबित करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ था, तो फिर तो जनता को नकार देना चाहिए था। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि योगी जी ने 35 सालों बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट किया, लेकिन आप इस बात को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? ठीक है, आपको रोकूंगी माफी के साथ। यहाँ पर पोल ऑफ पोल्स राजस्थान का भी दिखा देते हैं। पोल ऑफ पोल्स 200 सीट 101 का बहुमत, और राजस्थान की जो पूरी तस्वीर है वो यहाँ पर देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। जन की बात के मुताबिक बीजेपी को 100 से 122, वहीं कांग्रेस 62 से 85 पर सिमटती हुई, अदर्स के खाते में 14 से 15 सीटें। वहीं PMARQ की बात करें, 105 से 125 सीट बीजेपी के खाते में, 69 से 81 सीट कांग्रेस को, 5 से 15 अदर्स के खाते में। ETG की ओर से जो सर्वे किया गया है, जो एग्जिट पोल उनका है, 108 से 128 बीजेपी को, वहीं 56 से 72 कांग्रेस सिमटती हुई और 13 से 21 अदर्स के खाते में जाती हुई यहां पर सीटें दिख रही हैं। एक्सिस माई इंडिया की ओर से 90 बीजेपी को 90 सीट एक्सिस माई इंडिया, और वहीं 96 सीट कांग्रेस को, 13 अदर्स के खाते में।
पोल ऑफ पोल्स की बात कर लें तो 109 सीट बीजेपी के खाते में, 77 कांग्रेस और अदर्स के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यहाँ 199 सीटों पर चुनाव और जिनमें 100 सीट, बहुमत के लिए 100 सीटों की जरूरत है। और यहाँ पर देख लीजिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसी पर ज्ञानेश जी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए दम भर के, अगर एक तो होता है कि ठीक है हम जीत रहे हैं, दम भर के कहा जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए दम भर रही थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए भी दम भर रही थी। क्या आप कह सकते हैं कि इसी के आधार पर बीजेपी दम भर रही थी, क्योंकि ग्राउंड पर उसको पता था कि हवा बदल गई? बिल्कुल, देखिए अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में तब तो बीजेपी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि इसके पहले जब टिकट का बंटवारा हो रहा था राजस्थान में, उस समय असंतोष आया था, वसुंधरा गुट के लोगों को टिकट नहीं दिया गया था, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी, उसका भी एक मैसेज गया था। लेकिन एग्जिट पोल देखा जाए उसके हिसाब से बीजेपी अच्छे परफॉर्मेंस में आ रही है और ये कांटे की टक्कर नहीं है। अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो सरकार बना सकती है वहाँ पर, क्योंकि सरकार बनाने में बीजेपी आगे रहती है हमेशा। मुझे लगता है कि राजस्थान के मामले में वहाँ पर अगर कांग्रेस को डैमेज हुआ है तो सेंट्रल लीडरशिप जो है, राहुल गांधी पायलट और गहलोत के बीच का जो विवाद है उसको सुलझा नहीं पाए समय पर, उसका फायदा आपको बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये एक छोटा सा सवाल मैं जोड़ देता हूं, क्या अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो आगे कांग्रेस पार्टी को ये तय करना होगा कि अब राजस्थान में कांग्रेस को गहलोत की अगुवाई में आगे बढ़ना है, या फिर अब वो समय आ गया है कि जब पार्टी को हैंडओवर कर दिया जाए सचिन पायलट के हाथ? इस सवाल का जवाब ले उससे पहले एक और एग्जिट पोल राजस्थान में बड़े उलटफेर का अनुमान जिसे क्लियर कर दे। 5 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी दिख रही है, जो परंपरा है। लगता है कि इस बार परंपरा का निर्वाह होगा। कांग्रेस को 77 सीटों पर सिमटते हुए आप देख सकते हैं एग्जिट पोल में। राजस्थान के एग्जिट पोल जो अभी भी हमने दिखाया, अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल हमने दिखाए, और ज्यादातर एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी सत्ता बनाती हुई दिख रही है, जिस पर चर्चा इस वक्त चल भी रही थी। ज्ञानेश जी, आपने राजस्थान का जिक्र किया, आपने कहा कि राजस्थान में, और वही सवाल राजस्थान को लेकर कि अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनता है तो क्या कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व अशोक गहलोत, सचिन पायलट इसमें क्लियर हो जाएंगे कि किसे आगे करके आगे बढ़ना है? क्लियर हो जाएंगे नहीं, करना पड़ेगा कांग्रेस को अगर वहां की राजनीति में आगे बढ़ना है तो, क्योंकि ये विवाद तो कहीं ना कहीं डैमेज किया है और कर भी रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मान लिया वहां बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और ये एग्जिट पोल अगर रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो सीएम का चेहरा कौन होगा, कौन होगा सीएम, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब बीजेपी प्रवक्ता से ले लेते हैं, वो शायद बता पाए। इस वक्त सुमित सोनी जी हमारे साथ है? नहीं है। जब जुड़ेंगे तो उनसे जरूर पूछेंगे कि आखिर राजस्थान में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर बीजेपी सत्ता बनाती है तो। लेकिन फिलहाल उमाशंकर जी से काउंटर इस पर एक कदम आगे जाते हुए 23 से आगे बढ़ते हुए 24 में, उमाशंकर जी अभी भी आप कहेंगे और हम सभी लोग कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ही रहता है तो 2014 में, 2019 में जिस तरीके से राजस्थान में आपके हाथ कुछ आया नहीं लोकसभा चुनाव में, क्या हम एक संकेत माने कि 2024 के भी लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ नहीं आने वाला है आपके हाथ में अगर वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो? देखिए, पहली बात तो ये कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अभी आप ही लोग कह रहे थे कि एक दूसरे से जोड़ के नहीं देखा जा सकता, और पिछली बार भी हम राजस्थान में सरकार बनाने में सफल हुए थे लेकिन लोकसभा में हमको सीटें नहीं मिली थी, तो ये बात साबित भी होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े गलत साबित होंगे। जो एग्जैक्ट पोल आएगा 3 दिसंबर में, उनमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई आपको दिखाई देगी। जितनी हमारी जो राजस्थान में लड़ाई थी गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की, वो तो शांत हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पूरी ताकत से चुनाव लड़े, लेकिन गजेंद्र शेखावत किस तरह से शांत हुए थे, कितना शांत हुए थे, पब्लिक को तो सब पता होता ना, सब देख रही होती है पब्लिक। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अंकित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लौटेंगे आपके पास। अंकित जी, राजस्थान में जितने भी एग्जिट पोल हैं आपको मिठाई बांटने का मौका दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई गुंजाइश नहीं है, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, मिजोरम की बात करें तो वहां पर सत्ता जाती हुई दिख रही है, तेलंगाना में शायद कुछ अच्छा कर पाए, वहां पर भी ऐसा बीजेपी के लिए सत्ता बनाने जैसी तस्वीर नहीं है। राजस्थान पर आते हैं, अगर आप सत्ता बनाते हैं मुख्यमंत्री कौन? सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मुझे जोड़ने के लिए। नमस्कार। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा हमारी पार्टी का ये रहा है कि हम
विधायक दल का जो विधायक दल बैठता है उसी में चुनाव किया जाता है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। हम पहले से अमूमन हम कोई किसी भी चेहरे को डिक्लेयर करके नहीं चलते हैं। और जहां तक सवाल है कि 5 राज्यों में क्या होने जा रहा है, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि सबके अपने अपने एग्जिट पोल अभी आने शुरू हुए हैं। मैं किसी एग्जिट पोल को गलत या सही नहीं ठहराता हूं, लेकिन जैसे चैनलों के अपने एग्जिट पोल है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके अपने एग्जिट पोल हैं जो क्लियरली ये शो कर रहे हैं कि हम लोग 5 राज्यों में भारी बहुमत के साथ आएंगे। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जैसे आपका एग्जिट पोल है, 3 तारीख को नतीजे आने हैं, अभी प्रेडिक्शन चल रही हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ऑलमोस्ट हमें जो फीडबैक दिया है वो क्लियर है कि हम छत्तीसगढ़ भी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। पोल ऑफ पोल्स आ गया है मध्य प्रदेश को लेकर, वो बता दें बीजेपी को मामूली बढ़त के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। बीजेपी को अब तक 116 सीटों का अनुमान यहां पर दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस बहुमत से फिलहाल पिछड़ती हुई दिख रही है। 2018 में कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन 2023 में यहां पर बीजेपी को मामूली बढ़त मिल रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर है यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बीजेपी को 116 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान दिख रहा है। अंकित जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ बदल जाने वाला है, वहां के आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। राजस्थान में आप ये कह रहे हैं कि हम विधायक दल का नेता तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में तो शुरुआत से ऐसे लग रहा था कि पूरी पिक्चर बिगड़ी हुई है, कहानी यहां पर बिगड़ी हुई है, और यही कारण है कि आपको दिल्ली से बड़े चेहरों को वहां पर भेजना पड़ा और आखिर तक यह क्लियर नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या ये कारण आप देख पा रहे हैं कि जो अभी आप सिर्फ मामूली बढ़त ले पा रहे हैं यहां पर कांग्रेस से? देखिए, हर चीज का कयास लगाना ठीक है, ये हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपनी अपनी बातों को रखने का। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, तो हम किसी परिवारवाद से तो हम चल नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक कैडर है, और उस धरातल से जुड़े हुए हम कार्यकर्ता को ऊपर तक ले जाने का कार्य करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा दिखाता है, समर्पण भाव दिखाता है। बिल्कुल अंकित जी, आप पहले बीजेपी के वो नेता हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो ये बात कर रहे हैं कि हमने भी सर्वे करवाया है, तो आपके सर्वे में आंकड़े क्या हैं ये भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन इससे पहले ज्ञानेश जी का रुख कर लेती हूँ। ज्ञानेश जी, अगर मध्य प्रदेश में थोड़े भी बहुमत से, थोड़ी बढ़त के साथ भी बीजेपी सत्ता में लौटती है, तो इसे आप बीजेपी की बड़ी कामयाबी मानेंगे या फिर कोई गलती? क्योंकि 4 टेन्योर का एंटी इनकम्बेंसी है, साथ ही कई नेताओं से नाराजगी है, लाडली बहन योजना का पॉजिटिव है, लेकिन कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से भी अब परेशानी होने लगी थी। उनके नाम का टिकट भी बहुत बाद में फाइनल हुआ, वो मुख्यमंत्री के चेहरे इस बार नहीं बनाए गए हैं, केंद्र से नेता भेजे गए हैं। तो अगर मामूली रूप से भी बीजेपी यहां पर बहुमत हासिल कर लेती है, तो क्या यह बड़ी विक्ट्री कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। और कांग्रेस की भी और बीजेपी की दोनों की स्ट्रेटजी में खामी ही खामी आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि दोनों के लिए मुफीद जगह था, मुफीद अवसर था। कांग्रेस वहां पहले से बहुत मजबूत स्थिति में आ गई थी। कांग्रेस को लीड लेना चाहिए था वहां पर, बीजेपी को लीड इसलिए लेना चाहिए क्योंकि 7 सांसद आए हैं। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। तेलंगाना में बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बना सकती है। कांग्रेस को अब तक 60 सीटों का अनुमान यहां पर दिखाई पड़ रहा है। सत्ताधारी बीआरएस को 48 सीटें मिल सकती हैं, एमआईएम को 6 और बीजेपी को यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं। ये बड़ा उलटफेर तेलंगाना में देखने को मिल सकता है। तेलंगाना में 2018 में बीआरएस के खाते में 88 सीटें गई थी। 119 में से 88 सीटों पर बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति को 88 सीटें मिली थी। इस बार यहां पर कांग्रेस पार्टी बड़ा उलटफेर करती हुई नजर आ रही है। जी तो ज्ञानेश जी अपनी बात पूरी करें। बीआरएस हो गए, लेकिन नुकसान तेलंगाना में हो गया लगता है। टीआरएस का बीआरएस उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? हो सकता है कि ये भी एक नुकसान की होने की वजह मानी जाएगी, क्योंकि जो पहले तेवर थे बीआरएस का वो अब नहीं है। इस चुनाव में बहुत आक्रामक तरीके से वो चुनाव लड़ते थे। इसके पहले मोदी जी के खिलाफ जब बोलते थे तो आपको याद होगा उनका वीडियो वो शेयर करते थे मोदी जी का। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा था। 7 सांसद भेजे गए, 3 मंत्री भेजे गए, उसके बावजूद भी अगर वहां पर विक्ट्री अगर मार्जिन में नहीं मिलता है तो ये बीजेपी की एक तरह से संकट की बात है, बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन उससे भी चिंता का विषय ये है कि कमलनाथ को कांग्रेस ने इस बार पूरी तरह से खुली छूट दे रखी थी और लगभग एक तरह से टिकट बंटवारा से लेकर के सब कुछ उनके हाथों में था। वहां पर जीतू पटवारी हो चाहे बाकी नेता भी हो,
सब लोग कमलनाथ के छत्रप में थे। तो मुझे लगता है कमलनाथ का ये अंतिम चुनाव होगा। अगर देखा है भी वो जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव के मुद्दे पर सवाल किया गया और कहा कि कौन अखिलेश वखिलेश, तो वो पता चल रहा था कि उनको फ्री हैंड दिया गया है। मैं इस पर भाटी जी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक सवाल मैं यहीं पर और जोड़ देता हूं ज्ञानेश जी आपके सामने। अगर ऐसा होता है कि बीजेपी की सत्ता बरकरार रह जाती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आप 2023 के बाद मध्य प्रदेश में क्या देख पा रहे हैं? मुझे ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, क्योंकि देखिए उनके इलाके में ग्वालियर जो इलाका है या भिंड का इलाका जो है, वहाँ बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है उस पर सिंधिया जी का भविष्य डिपेंड करता है। लेकिन बीजेपी में अभी सोचिए कि 3-3 मंत्री भेजे गए वहाँ पर, तो पहले बीजेपी के पुराने नेता हैं वो लोग, और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है एक तरह से अछूत भी माने जा रहे हैं। मैंने बीजेपी का एक धड़ा जो है उनको मानता है कि आप इंपोर्ट होकर आए हैं, कांग्रेस से आए हैं। लेकिन तो दो तस्वीरें हैं ज्ञानेश जी, 2 तस्वीरें जो इस वक्त याद दिलाना चाहूंगी। 2 तस्वीर आई मध्य प्रदेश से, एक जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान थे, जिनके गले लग करके वहां की महिलाएं रो रही थी, बातें कर रही थी, कुछ हंस रही थी और अपना लाड लुटा रही थी उनके ऊपर, लाडली बहन। और एक तस्वीर और आई थी जिसमें ज्योति